अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, एक नए टॉपिक के साथ आपके सामने दोबारा हाजिर हैं। 1917 तक प्रोटॉन्स और इलेक्ट्रॉन्स की डिस्कवरी जो है वो हो चुकी थी और इसके ऊपर और भी बहुत सारे तजर्बात चल रहे थे। कार्बन एटम के बारे में मैं आपको बताती चलूँ, इसका जो एटॉमिक नंबर है वो 6 है और इसका जो मास नंबर है स्टूडेंट्स वो 12 है। और एक एटम के अंदर जितने भी प्रोटॉन्स हैं उतनी ही तादाद में इलेक्ट्रॉन्स भी होते हैं, यानी प्रोटॉन्स और इलेक्ट्रॉन्स की जो तादाद है वो बराबर होती है। अब जो कुछ साइंसदान थे उन्होंने कार्बन एटम को लेकर इसका मास जो है उसको फाइंड आउट किया, यानी इसके अंदर 6 प्रोटॉन्स हैं तो 6 ही इलेक्ट्रॉन्स हैं। ठीक, उन्होंने इसका मास जो है जब किया तो इसका मास जो है वो 12 आया। जैसे कि हमें पता है इसका मास नंबर जो है वो 12 है, लेकिन इसका मास जो है वो 12 आया। अब बात यह है कि इलेक्ट्रॉन का जो वज़न है, इलेक्ट्रॉन का जो मास है वो इतना कम है कि उसको हम काउंट ना भी करें तो इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। तो सारे का सारा मास जो है वो प्रोटॉन्स का है। तो अगर कार्बन एटम के अंदर 12 जो है वो मास नंबर आया है तो साइंसदान परेशान हो गए कि ये कैसे हो सकता है, क्योंकि इलेक्ट्रॉन का मास जो है वो एक प्रोटॉन्स के मास के साथ अगर कंपेयर करें तो हमने देखा था कि वो तकरीबन 1800 या 36 टाइम्स जो है वो प्रोटॉन्स हैवी है, वज़नी है, किससे? इलेक्ट्रॉन से। एक इलेक्ट्रॉन जो है वो अगर एक तरफ है तो एक प्रोटॉन का वज़न 1836 गुना 1800 या 36 टाइम्स जो है वो ज़्यादा भारी है। अब उन्होंने क्या किया, मास स्पेक्ट्रोमीटर से कार्बन का मास चेक किया तो वो आया 12 AMU। इसको हम मेजर करते हैं AMU में। सो इसका जो मास था वो 12 आ गया। वो ये मसला लेकर रदरफोर्ड के पास चले गए। 1920s की बात है। उन्होंने एक और पार्टिकल, सब एटॉमिक पार्टिकल को प्रिडिक्ट कर दी। उन्होंने पेशन गोई कर दी कि एटम का जो न्यूक्लियस है उसके अंदर एक और पार्टिकल मौजूद है। सो ये प्रिडिक्शन दी थी 1920 में रदरफोर्ड ने। एक यंग नौजवान साइंटिस्ट था, फिजिक्स था, चैडविक। इट वाज डिस्कवर्ड बाय चैडविक इन 1933। उसके पास कुछ हीलियम पार्टिकल्स थे, इनको अल्फा पार्टिकल्स कहते हैं। 2 इसका जो है वो एटॉमिक नंबर है, 4 जो है वो इसका मास नंबर है। तो वो अपने तजर्बात के दौरान हीलियम को टकरा रहा था दूसरे एटम्स के साथ, कभी किसी के साथ जो है वो उसको टकरा देता था, कभी किसी के साथ। उसने इनको जब बेरिलियम के न्यूक्लियस के साथ टकराया तो जो प्रोडक्शन हुई वो कार्बन 612 बनी प्लस न्यूट्रॉन। एक ऐसा ज़र्रा जो है वो उस वक्त दरियाफ्त हो गया जिसकी पेशन गोई की थी 1920 में रदरफोर्ड ने। अपने दौर के हिसाब से ये बहुत बड़ी दरियाफ्त मानी जाती है स्टूडेंट्स। अब इसका मास जो है वो इक्वल टू द प्रोटॉन है, ये हमने देखना है। और इसकी जो प्रॉपर्टीज़ हैं ये स्टूडेंट्स इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल है, ये हमने याद रखना है। न्यूट्रॉन जो है ये न्यूट्रल पार्टिकल है। क्यों? क्योंकि मैग्नेटिक फील्ड भी लगा दे या इलेक्ट्रिक फील्ड लगा दे उसके अंदर ये कोई डेविएशन शो नहीं करेगा। जिस तरह से हमें याद है इलेक्ट्रॉन्स ने शो की थी या फिर प्रोटॉन्स ने शो की थी, ये जो है ज़रा न्यूट्रॉन ये कोई भी डेविएशन शो नहीं करेगा अगर हम इसको इलेक्ट्रिक फील्ड में रखते हैं या मैग्नेटिक फील्ड में। तो इससे साफ पता चलता है कि इसके ऊपर कोई भी चार्ज मौजूद नहीं है। अगर हम इसके मास की बात करते हैं तो सबसे ज़्यादा जो भारी है सब एटॉमिक पार्टिकल्स में से वो न्यूट्रॉन है। उसके बाद जो है हम देखें तो प्रोटॉन आता है और प्रोटॉन के बाद बारी आती है इलेक्ट्रॉन की। इलेक्ट्रॉन सबसे हल्का या लाइट वेट है, उसके बाद प्रोटॉन है और फिर न्यूट्रॉन आता है। फिर देखा गया स्टूडेंट्स कि इसका जो पेनिट्रेटिंग पावर है न्यूट्रॉन्स की वो बहुत ज़्यादा है। पेनिट्रेटिंग पावर का मतलब है किसी भी ज़र्रे के अंदर दाखिल होने की जो उनकी खसूसियत है उसको पेनिट्रेशन कहते हैं। सो इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन की निस्बत न्यूट्रॉन का जो एक अजीब बिहेवियर था वो इसकी पेनिट्रेटिंग पावर थी, जिसको आजकल कैंसर की ट्रीटमेंट के लिए यूज़ किया जा रहा है। केमिस्ट्री में हम ये चीज़ पढ़ते हैं कि 2 न्यूक्लियस जब आपस में टकराते हैं तो उससे जो है न्यू जो पार्टिकल्स हैं वो जन्म लेते हैं। तो ये इन्हीं सीरीज़ में से हमारे पास जो है वो दरियाफ्त हुआ था। अब स्टूडेंट्स आपने देखना है कि एक टेबल हमारी बुक में बना हुआ है, पार्टिकल है,
चार्ज है एंड देन मास है। इस टेबल को आपने एज इट इज़ याद करना है। ये एमसीक्यू के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है और एमसीक्यूज़ में भी आ जाता है कि इलेक्ट्रॉन का मास जो है, नीचे आपको ऑप्शन दी होती है, इलेक्ट्रॉन का मास इतना है, प्रोटॉन का मास इतना है। तो इसको देखते हैं। ये इलेक्ट्रॉन का चार्ज है, माइनस है, -1.6022 इंटू 10⁻⁻19 कोलम। और इलेक्ट्रॉन का मास देख लें, 9.109 इंटू 10⁻⁻31 kg जो है वो इलेक्ट्रॉन का मास है। फिर अगर प्रोटॉन को देखें तो +1, क्योंकि इसका चार्ज प्लस है, +1.6022 इंटू 10⁻19 कोलम्ब है। अच्छा, चार्ज इनके ऊपर सेम है, जस्ट आप देखें तो साइंस जो हैं वो डिफरेंट है। प्रोटॉन के ऊपर पॉजिटिव चार्ज है, इलेक्ट्रॉन के ऊपर नेगेटिव चार्ज है, चार्ज विल बी द सेम। न्यूट्रॉन का चार्ज भी देख लें स्टूडेंट्स, एज वी हैव डिस्कस्ड कि न्यूट्रॉन के ऊपर कोई भी चार्ज मौजूद नहीं है। आपने इन तीनों का जो चार्ज है वो याद रखना है। आप सिर्फ एक का चार्ज याद करेंगे तो आपको बाकी का चार्ज खुद ही याद हो जाएगा, क्योंकि इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन का चार्ज जो है वो सेम है, सिर्फ साइंस आर डिफरेंट। नाउ मास की तरफ आते हैं। इलेक्ट्रॉन जो है उसका मास है 9.109 इंटू 10⁻⁻31 kg। प्रोटॉन का है 1.673 इंटू 10⁻⁻27 kg। और न्यूट्रॉन का है 1.675 इंटू 10⁻⁻27 kg। अगर आप गौर करें तो 1.673 और 1.675, सो न्यूट्रॉन स्लाइटली सा हैवी है, वजनी है, किसकी निस्बत? प्रोटॉन के निस्बत। स्टूडेंट्स, यहाँ तक 1933 तक फिर तीनों पार्टिकल्स जो हैं वो डिस्कवर हो गए थे, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन। इनको कहते हैं सब एटॉमिक पार्टिकल्स। अगला सवाल हमारे जहन में ये आता है कि ये टाइनी पार्टिकल्स एटम के अंदर अरेंज किस तरह से हैं, किस तरह से, किस जगह पे ये पाए जाते हैं, कहाँ पे प्रोटॉन है, कहाँ पे न्यूट्रॉन है, कहाँ पे इलेक्ट्रॉन है। सो उस वक्त फिर डिस्कवरी ऑफ न्यूक्लियस जो है वो हुई। ये लॉर्ड रदरफोर्ड ने 1911 में एक और तजर्बा किया। उसने गोल्ड फॉयल यानी गोल्ड का बहुत पतला सा थिन सा पेपर लिया और उसके ऊपर अल्फ़ा पार्टिकल्स की बम्बार्डमेंट की, यानी उसको गिराया, और फिर एक तरफ उसने फोटोग्राफिक प्लेट रख दी थी। सो कुछ अल्फ़ा पार्टिकल्स फोटोग्राफिक प्लेट में से उन्होंने देखा वो सीधे गुजर गए, कुछ पार्टिकल्स जो थे वो टकरा के बाउंस बैक हो गए। इससे उन्होंने अंदाज़ा लगाया, यानी पीछे आ गए, इससे उन्होंने अंदाज़ा लगाया, यहाँ से उन्होंने न्यूक्लियस को डिस्कवर किया कि एटम जो है वो उसका जो अंदर का पार्ट है वो एक न्यूक्लियस पर कंसिस्ट करता है, और न्यूक्लियस जो है वो एक सख्त पार्ट है, न्यूक्लियर रीजन है, और बहुत सारे पार्टिकल सीधा ही गुजर गए थे, लेकिन कुछ जो है वो बाउंस बैक हुए थे। इससे पता चला कि ये छोटी सी जगह जो है वो घेरता है एक एटम के अंदर। और उसके बाद उन्होंने इस एक्सपेरिमेंट को नाम दिया अल्फ़ा स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट। सो ये आपने याद रखना है, अल्फ़ा स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट से हमारे पास न्यूक्लियस की दरियाफ्त आई और हमें पता चला कि न्यूक्लियस जो है वो हार्ड पार्ट है और एटम का जो मास है ज़्यादातर वो न्यूक्लियस के अंदर ही मौजूद है। जो न्यूक्लियस है इसके जो दो पोर्शंस जो हैं वो बताए गए, एक है न्यूक्लियर पोर्शन और एक जो है वो नॉन न्यूक्लियर पार्ट है। सो दोनों को देखा गया। न्यूक्लियर पोर्शन जो है उसके बारे में मैं आपको बताऊं, न्यूक्लियस जो है इसका साइज़ ऑफ न्यूक्लियस आपने याद रखना है इज़ 1/100,000 टाइम्स लेस देन एटॉमिक साइज़। यानी एक एटम के साइज़ को अगर देखें तो वो इतना छोटा है कि पूरे एटम के 1/100,000 टाइम्स उससे भी कम है, और ये हमारी बुक में इंटरेस्टिंग इन्फॉर्मेशन में मौजूद है। लेकिन दूसरी तरफ अगर देखा जाए तो एटॉमिक मास जो है वो 99.9% एटम का जो मास है वो न्यूक्लियस के अंदर मौजूद है। सो ये इंटरेस्टिंग इन्फॉर्मेशन भी आपने याद रखनी है। स्टूडेंट्स, ये था हमारा आज का टॉपिक जिसमें हमने डिस्कवरी ऑफ न्यूट्रॉन को देखा और डिस्कवरी ऑफ न्यूक्लियस को भी देखा। आपने इसको लॉन्ग क्वेश्चन के पॉइंट ऑफ व्यू से भी याद करना है, और जो ये टेबल बना है इसको आपने MCQs के पॉइंट ऑफ व्यू से भी लर्न करना है। ये था हमारा आज का टॉपिक। उम्मीद है आपको समझ आ गया होगा। अल्लाह हाफिज़।